Hi friends, welcome to the YouTube channel of ChemLover. So today we are going to discuss one more important topic from atomic structure, that's quantum numbers. ये जो quantum numbers का topic है ना, इसको मैं दो parts में divide करूंगा. That's part 1 and part 2 will come in the next day. Part 1 में हम discuss करेंगे दो quantum numbers, that's n and l, principal quantum number and azimuthal quantum number. पार्ट 2 में हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एंड स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ हम इस पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे पार्ट 2 में. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक दैट इज क्वांटम नंबर्स. तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स को. क्वांटम नंबर्स, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. Alternately in one or the next year questions are asked from this concept that is quantum numbers. तो इसको मैं थोड़ी सी कहानी के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कोई पर्सन है, दिस इज अ पर्सन. तो ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, दिस इज अ पर्सन. तो ये पर्सन वर्ल्ड में किसी भी जगह है, तो इसको हमारी कंट्री में आना है, इसको हमारी कंट्री में आना है, इजंट इट. इस पर्सन को हमारे मतलब हमारा एड्रेस चाहिए. ये जो पर्सन है इसको मेरा एड्रेस चाहिए. तो एड्रेस के लिए पहले इसको पता होना चाहिए मैं कौन सी कंट्री में रहता हूँ, द कंट्री टू विच आई बिलोंग. नंबर सेकंड, इसको पता होना चाहिए कि इस कंट्री में कौन सी स्टेट में मैं रहता हूँ, दैट इज द स्टेट ऑफ दिस कंट्री. एंड नंबर थर्ड, इसको पता होना चाहिए कि मेरा जो एड्रेस है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है. एंड नंबर फोर्थ, को पता होना चाहिए मेरा जो हाउस नंबर है, दैट्स हाउस नंबर, दैट इज स्ट्रीट और माय विलेज हाउस नंबर और स्ट्रीट और माय विलेज. मतलब उसको चार चीजों की जानकारी होनी चाहिए. एक तो कंट्री जिसमें मैं रहता हूँ, सेकंड स्टेट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट एंड द फोर्थ वन इज स्ट्रीट और हाउस नंबर. तो ऐसे ही हमें अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करना है, ऐसे हमें अगर किसी इलेक्ट्रॉन की, अगर किसी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन देखना होगा, एग्जैक्ट लोकेशन निकालना होगा, एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करना होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली इट फॉलोज दिस टाइप ऑफ ट्रेंड. तो मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, दिस शेल विल बी कंपेयर टू दैट ऑफ द कंट्री. इलेक्ट्रॉन इस शेल में कहाँ रहता है, मतलब कौन सी सब शेल में रहता है, दिस सब शेल विल बी कंपेयर टू इट्स स्टेट. एंड उसके बाद हम देखेंगे इसका मैग्नेटिक नंबर क्या है, मतलब इस शेल में कौन से ऑर्बिटल में रहता है. उसके बाद देखेंगे इसका हाउस नंबर और स्ट्रीट, मतलब ये कैसे स्पिन कर रहा है इस ऑर्बिटल में. तो ये वाली शेल जो है इट विल गिव मी वन क्वांटम नंबर, दैट्स एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दिस विल गिव मी सेकंड क्वांटम नंबर, इसको हम कहते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर. और यहाँ से हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिलेगा, यहाँ से स्पिन क्वांटम नंबर मिलेगा. मतलब अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन को लोकेट करना है, तो उसके लिए वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स. हमें चार क्वांटम नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए. तो बेसिकली आई विल डिवाइड दीज क्वांटम नंबर्स इनटू फोर कैटेगरीज. तो हम यहाँ पे क्वांटम नंबर्स को क्लासिफाई करेंगे इनटू फोर कैटेगरीज इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम. तो ये चार क्वांटम नंबर्स कौन से हैं, तो हमारे पास फोर क्वांटम नंबर्स होंगे, फोर क्वांटम नंबर्स होंगे. आप देखेंगे ये चार क्वांटम नंबर्स कौन से होंगे. पहला क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. फर्स्ट क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो क्यू एन ओ लिखूंगा मैं, इसको एन से डिनोट करते हैं. सेकेंड क्वांटम नंबर इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एल से. एंड द थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एम से. एंड द फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को हम डिनोट करेंगे एस से. सो दिस इज द स्पिन क्वांटम नंबर. मतलब हमारे पास चार क्वांटम नंबर्स की जानकारी हमें होनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी. तो मतलब इन क्वांटम नंबर्स का रोल क्या है, दे विल टेल मी अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम. Exact location of the electron means exact address of an electron inside an atom. Inside an atom. एटम में इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे फाइंड होता है, कहाँ पे पाया जाएगा, इन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से मैं इसको लोकेट कर सकता हूँ. तो इन क्वांटम नंबर्स को अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में पार्ट 1 में हम इन दो क्वांटम नंबर्स को का डिटेल डिस्कस करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम इन क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो हम क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे यहाँ पे,
दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कस करिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे, दिस क्वांटम नंबर वाज गिवन बाय बोहर। So Bohr gave this quantum number. This was given by Bohr. So this is very important. कभी मैच में आ सकता है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वांटम नंबर बोलेगा, यहाँ पे बोलेगा नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो ये बात इंपॉर्टेंट होती है। इस क्वांटम नंबर को बोहर ने दिया था। तो इस क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं बाय एन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम एन। इट इज डिनोटेड बाय एन। तो ये क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? ये क्वांटम नंबर हमें बताता है, इस क्वांटम नंबर से हम क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये क्वांटम हमें बताता है पहले नेम, उसके बाद बताएगा साइज, एंड द थर्ड वन ये बताएगा हमें एनर्जी। नेम, साइज एंड एनर्जी ऑफ अ शेल। मतलब एक क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है, उस शेल का नेम क्या है, उस शेल का साइज क्या है, उस शेल की एनर्जी क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें तीन बातें पता चलती है। एक, नेम ऑफ द शेल, नंबर सेकंड, साइज ऑफ द शेल, नंबर थर्ड, एनर्जी ऑफ द शेल। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कोई एटम है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इस न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास बहुत सारी शेल्स होंगी जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन होगा। सो लेट अस से दिस इज द फर्स्ट शेल, ये पहली शेल है, and let us say this is the second shell, and let us say this is the third shell, let us say this is the fourth shell, like that, isn't it? उसके बाद फिफ्थ shell। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट शेल है, दिस रिप्रेजेंट्स फर्स्ट शेल, इसके लिए वैल्यू ऑफ n विल बी 1, मतलब ये पहली शेल है। इसके लिए वैल्यू ऑफ n विल बी 2, मतलब ये सेकंड शेल है। वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, मतलब ये थर्ड शेल है। वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 4, मतलब ये फोर्थ शेल है। तो ये जो हमारे पास शेल्स है, इनको हम अल्फाबेटिकल लेटर्स से भी डिनोट करते हैं। तो व्हाट आर दोज अल्फाबेटिकल लेटर्स, यहाँ पे हम देखेंगे वैल्यू ऑफ एन। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एन है, क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं? 1 से स्टार्ट हो सकते हैं, 1 to इनफिनाइट। जीरो क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर एन का वैल्यू जीरो होगा तब हमारे पास कोई शेल नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 लाइक दैट अप टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास एन के वैल्यूज हैं। तो अगर हमें एन के वैल्यूज पता चल गया, दिस इज फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, उसके बाद इन शेल्स को नाम देंगे, दैट इज डिजिग्नेशन ऑफ द शेल, डिजिग्नेशन or name of the shell. If this n is equal to 1, then it's called K shell. N is equal to 2, then it's called K L shell. N is equal to 3, it's called M shell. Then N shell, then O shell, like that. मतलब इस शेल को मैं कहूंगा, ये जो मेरे पास शेल है, दिस शेल इज K shell, this shell is M shell, sorry, this shell is L shell, this shell is M shell, and this is N shell. उसके बाद हमारे पास O P Q R आएगा, isn't it? तो ये हमारे पास डिफरेंट शेल्स हैं। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दैट विल टेल अस अबाउट द नेम, उसके बाद साइज ऑफ द शेल, उसके बाद एनर्जी ऑफ द शेल। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि नेम हमने देखा, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। मतलब हमारे पास जो शेल है, N का वैल्यू जो है, N का वैल्यू कैन बी 1, N का वैल्यू इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3, इट मे बी 4। तो अगर N का वैल्यू 1 है तो हमारे पास जो शेल है, शेल का नाम होगा K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, isn't it? तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अब हमें बताना है ये जो शेल है, पहली वाली शेल, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकती है। सेकंड वाली शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकती है। थर्ड वाली शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकती है। तो कौन सी शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकती है। इट इज गिवन बाय द फार्मूला 2n स्क्वायर। इट इज गिवन बाय द फार्मूला 2n स्क्वायर। So what is 2n square? It is the maximum number of electrons. Word maximum is very very important over here. Maximum number of electrons, maximum number of electrons that a shell can accommodate. कोई भी शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है, इट इज गिवन बाय द फार्मूला 2n स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं के शेल में। तो यहाँ पे अगर फार्मूला लगाएंगे 2n स्क्वायर मींस 2 into 1 स्क्वायर, 2 into 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, मतलब के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो इस शेल में जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 2 into 2 स्क्वायर, 2 2s are 4, 2s are 8, means L shell will accommodate 8 electrons. It can accommodate 8 electrons, 3 4 5 6 7 8, like that. तो हमारे पास M shell है, M shell can accommodate 2 into 3 square electrons, that is 3 3s are 9, 2s are 18, मतलब इस shell में 18 electrons आएंगे। और हमारे पास जो N shell है, it will accommodate 2 into 4 square, that means
4 4s are 16 into 2 is equal to 32. So these are the number of electrons that maximum number of electrons that a shell can accommodate. तो कोई भी शेल ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकती है 2n स्क्वायर. सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है. क्लियर. अब यहाँ से एक और बात हम सीखेंगे. अगर ये पार्ट आपको क्लियर हुआ तो हम आगे जाएंगे. यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट सीखेंगे. यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि कौन सी शेल कितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, इजंट इट. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार फिर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस को बनाऊंगा. दिस इज द न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बाहर शेल्स हैं. लेट अस से दिस इज द फर्स्ट शेल और यहाँ पे हमारी सेकंड शेल है. दिस इज द सेकंड शेल. उसके बाद हमारी थर्ड शेल है. दिस इज द थर्ड शेल. उसके बाद हमारी फोर्थ शेल है. दिस इज द फोर्थ शेल. उसके बाद फिफ्थ शेल, सिक्स्थ शेल, लाइक दैट. तो यहाँ से आप देख सकते हो न्यूक्लियस से शेल तक जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड रेडियस. तो इसको रेडियस कहेंगे. इस रेडियस को, बिकॉज इसका वैल्यू 1 है तो इस रेडियस को मैं R1 कहूंगा. तो यहाँ से अगर दूसरी शेल तक डिस्टेंस देखेंगे इसको कहेंगे R2. तो यहाँ से अगर तीसरी शेल तक डिस्टेंस देखेंगे इसको कहेंगे R3 एंड फोर्थ शेल तक अगर डिस्टेंस देखेंगे दिस विल बी कॉल्ड R4. तो R मैंने डिस्टेंस क्यों लिया, बिकॉज हम ट्रीट करते हैं कि एटम जो है दैट्स लाइक दिस, इजंट इट. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R1, R2, R3, R4, इजंट इट. तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे कौन सा रेडियस ज्यादा है? Which radius among these R1, R2, R3 is 4? R3 और R4 is greater. क्या आप बता सकते हो? ये जो हमारे पास है दिस इज R4. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रेडियस है दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज लार्जर, दिस इज लार्जर, दिस इज लार्जर. मतलब जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके लिए N2 है, इसके लिए N3 है, इसके लिए N4 है. जितना वैल्यू ऑफ n बढ़ेगा उतना रेडियस बढ़ेगा, इजंट इट. मतलब n अगर बढ़ गया तो r बढ़ेगा, r बढ़ेगा मतलब साइज बढ़ेगा. तो वही बात मैंने बोली थी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल टेल यू अबाउट द साइज ऑफ द एटम. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम कह सकते हैं R4 इज ग्रेटर देन, R3 इज ग्रेटर देन, R2 इज ग्रेटर देन R1, इजंट इट. मतलब जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा. तो फ्रॉम बोहर्स थ्योरी ये बात हम बोहर्स थ्योरी से भी प्रूव कर सकते हैं. तो बोहर ने हमें एक इक्वेशन, बोहर थ्योरी से हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी, R इज इक्वल n square divided by z, where z is the atomic number, into 0.529 एंगस्ट्रॉम. ये इक्वेशन हमने निकाली थी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस R is directly proportional to the principal quantum number. मतलब जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उतना रेडियस ज्यादा होगा. तो वही बात हमने यहाँ पे की. इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इसका रेडियस कम है. इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, रेडियस थोड़ा ज्यादा है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 और ज्यादा है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 और ज्यादा है. तो मतलब जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा उतना रेडियस ऑफ एन एटम बढ़ेगा, उतना साइज ऑफ एन एटम बढ़ेगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई, इजंट इट. उसके बाद एक और चीज निकालते हैं, ये साइज की बात हुई. उसके बाद एक और चीज निकालते हैं दैट इज एनर्जी. एनर्जी की बात करेंगे. एनर्जी की अगर बात करेंगे तो एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे? फ्रॉम बोहर्स मॉडल. तो बोहर की इक्वेशन यूज करेंगे. फ्रॉम बोहर्स मॉडल हमने एक इक्वेशन निकाली थी दैट्स E इज इक्वल टू. अगर आप जानना चाहते हो ये इक्वेशंस कहाँ से आए तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आप बोहर मॉडल सर्च करो, वहां पे मैंने इनकी डिटेल्स दिखाई हैं ये इक्वेशंस कहाँ से आई है, इजंट इट. तो यहाँ पे जो इक्वेशन है दैट्स माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इंटू 21.69 इंटू 10 raised to power minus 19 जूल पर एटम. दिस इज जूल पर एटम. तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे दिस विल कम आउट टू बी 13.6. तो देखो यहाँ पे एनर्जी, आपको लगता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन ये इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में यहाँ पे गड़बड़ होता है. क्या गड़बड़? यहाँ पे नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन का मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब जितना हम यहाँ पे डायरेक्टली इतना निकाल सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. मतलब अगर आपने n को बढ़ाया मतलब n का नेगेटिव वैल्यू बढ़ाया. नेगेटिव में छोटा वैल्यू बड़ा होता है. इसका मतलब यह है कि अगर आपने n को बढ़ाया एनर्जी भी बढ़ेगी. एनर्जी बढ़ेगी मतलब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1 है इसके लिए एनर्जी कम होगी कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस, कंपेयर टू दिस. क्लियर? मतलब हम ये कहेंगे कि जो एनर्जी वैल्यूज हैं, एनर्जी वैल्यूज ऑफ E1, इसको इसकी एनर्जी मैं डिनोट करूंगा इट बाय E1 और इसकी एनर्जी को मैं E2 से डिनोट करूंगा. थर्ड शेल की एनर्जी को मैं E3 से डिनोट करूंगा. फोर्थ शेल की एनर्जी को मैं E4 से डिनोट करूंगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो
कि E4 इज ग्रेटर देन E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1। मतलब यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, यहाँ से ये इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि अगर n का वैल्यू बढ़ेगा तो E का वैल्यू बढ़ेगा, अगर n का वैल्यू बढ़ेगा तो E का वैल्यू बढ़ेगा। यही बात मैंने बोली थी, यहाँ पे देखो यही बात मैंने बोली थी। नाम तो हमने देख लिया कि LMNO, उसके बाद साइज हमने देख लिया R1 R2 R3 R4 एंड एनर्जी E1 E2 E3 E4, इजंट इट। मतलब अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को इंक्रीज करोगे तो व्हाट विल हैपन, एनर्जी विल इंक्रीज, इजंट इट। तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो नेक्स्ट जाते हैं, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं एनर्जी पे, इजंट इट। तो हमने देखा कि अगर n इंक्रीज होता है तो E इंक्रीज होता है, इजंट इट। n इंक्रीज हुआ तो E इंक्रीज हुआ। मतलब एक बार फिर यहाँ पे न्यूक्लियस बनाएंगे, दिस इज द न्यूक्लियस, और ये मेरे पास फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये मेरे पास सेकंड एनर्जी लेवल है। लेट अस से इसकी एनर्जी E1 है और इसकी एनर्जी E2 है। इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस अगर मैं लिखूंगा तो एनर्जी डिफरेंस विल बी हायर माइनस लोअर, मतलब E2 माइनस E1, इजंट इट। तो यहाँ पे एक और एनर्जी लेवल है, ये जो एनर्जी लेवल है इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय E3। तो इनका अगर एनर्जी डिफरेंस लिखेंगे दैट इज E3 माइनस E2, इजंट इट। यहाँ पे एक और एनर्जी लेवल बनाएंगे, लेट अस से कि ये जो एनर्जी लेवल है दिस इज E4। तो अगर इनका एनर्जी डिफरेंस लिखेंगे दिस इज E4 माइनस E3। मतलब ये जो यहाँ पे एनर्जी लेवल्स है इनके बीच के एनर्जी डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, इजंट इट। हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो, एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू शेल्स डिक्रीजेस ऑन मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे ना, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर ये E5 है, इनकी एनर्जी डिफरेंस, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस कम होगी। अगर ये E6 है, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस कम होगी। मतलब जितना आप न्यूक्लियस से दूर दूर जाओगे ना, द स्पेसिंग बिटवीन द एनर्जी लेवल्स इट डिक्रीजेस। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करूंगा मैं। द स्पेसिंग बिटवीन एनर्जी लेवल्स, the spacing between energy levels decreases with increase in प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, विद इंक्रीज इन n। अगर n को इंक्रीज करेंगे स्पेसिंग डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्पेसिंग है ये ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस स्पेसिंग, कंपेयर टू दिस स्पेसिंग, कंपेयर टू दिस स्पेसिंग, कंपेयर टू दिस एनर्जी डिफरेंस। मतलब इसका मतलब ये है कि जो E2 माइनस E1 है, E2 माइनस E1 जो है, इसकी एनर्जी डिफरेंस जो होगी दैट विल बी मोर कंपेयर टू E3 माइनस E2, कंपेयर टू E4 माइनस E3, compared to E5 minus E4, like that, isn't it? So this is very important point, बहुत ही important है, एग्जाम में आ सकता है। तो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिस्कस किया। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से निकाल सकते हैं दैट्स एंगुलर मोमेंटम। हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एंगुलर मोमेंटम को निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इट्स MVR, और इसको हम L लिख सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू MVR। सिंस से वेक्टर क्वांटिटी तो यहाँ पे मैं वेक्टर भी बनाऊंगा, तो L इज इक्वल टू MVR, इसको निकाल सकते हैं। हमें पता है फ्रॉम बोहर सेकंड पोस्टुलेट MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई, isn't it? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H ओवर 2 पाई, इसको डिस्कस किया गया है पहले ही। तो ये जो हमारा L है इट डिपेंड्स अपॉन दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब जिस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा, बिकॉज L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n अगर ज्यादा होगा L ज्यादा होगा, इजंट इट? एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा आपको, ये जो शेल है हमारे पास, दिस इज K शेल, दिस इज L शेल, दिस इज M शेल, N शेल, O शेल, P शेल। तो मैं बोलूंगा आपको कि n शेल के लिए, मेरे पास कोई शेल है n शेल, इसके लिए आप एंगुलर मोमेंटम निकालो, डिटरमाइन L फॉर द n शेल। तो इसके लिए L अगर निकालना है तो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। तो बस हमें पता है n शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। देखो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है। तो यहाँ पे जो n है, n इज इक्वल टू 4। बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, दैट विल बी 4h डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो 2 1s are 2, 2s are 4, दिस विल बी 2h by पाई।
So what will be the answer? 2h by pi or 4h divided by 2 pi. Clear? This is the information that we are going to get from principal quantum number. मतलब principal quantum number से हमें ये information मिलती है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किस शेल का साइज कितना होगा, किस शेल का साइज सबसे ज्यादा होगा. इससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि रेडियस ऑफ द एटम को क्या हो जाएगा, साइज ऑफ द एटम को क्या हो जाएगा व्हेन वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, एंड व्हाट विल हैपन टू द एनर्जी when the value of n increases, and what will happen to the spacing between the energy levels, that's energy difference when the value of n increases, and lastly how we can determine angular momentum of an electron using principal quantum number. I hope ये बातें सबको क्लियर हो गई. इस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी किए हैं फ्रॉम बोर्स मॉडल, आगे भी करेंगे इसी लेक्चर में, इसके सेकंड पार्ट में. तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो हमें डिस्कस करना है, दैट्स अजीमुथल क्वांटम नंबर. Azimuthal quantum number, this is the second quantum number. Azimuthal quantum number, this is the second quantum number. इसको डिस्कस करते हैं. ये जो azimuthal quantum number है, पहली बात ये है कि इस quantum number को समरफील्ड ने दिया था. It was given by समरफील्ड. तो इस quantum number को हम L से डिनोट करते हैं. इसको अगर हम डिनोट करेंगे, it is denoted by small l, isn't it? इसका एक और नाम है, इस quantum number को हम एंगुलर quantum number भी कहते हैं. इसको एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं. इसी क्वांटम नंबर को एक और नाम देते हैं, दैट इज सब्सिडरी क्वांटम नंबर. सब्सिडरी क्वांटम नंबर, इसको सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं. इसी क्वांटम नंबर को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज सेकेंडरी क्वांटम नंबर. मतलब सब बातें एक ही हैं, दैट्स अजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर. ये सारी बातें इसी के लिए यूज की जाती है. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमारे पास एंगुलर अजीमुथल क्वांटम नंबर है और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, इसको हम L से डिनोट करते हैं. और ये क्या बताता है हमें? ये बताएगा हमें कि इनसाइड द शेल्स देयर आर प्रेजेंट सब शेल्स वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड, मींस इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द सब शेल्स. मतलब ये सब शेल्स की कहानी बताएगा. तो यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि सब शेल्स कौन कौन सी हैं. तो हमारे पास सब शेल्स कौन कौन सी होगी वो भी हम देखेंगे. उससे पहले हम देखेंगे जो वैल्यू ऑफ एल है वो कहाँ से कहाँ रेंज करेगा. वैल्यू ऑफ एल रेंजेस फ्रॉम, एल का जो वैल्यू है इट रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1, 0 to n-1, where n is principal quantum number. 0 to n-1, where n is principal quantum number, isn't it? मतलब इसका वैल्यू हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, then n-1. मतलब इसका वैल्यू हो सकता है 0, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, then n-1. n means nth लेवल जो होगा उसका -1, isn't it? तो यहाँ पे हम इसको यूज अभी करेंगे, आपको ये और समझ में आएगा, इन डिटेल और समझ में आएगा. तो इसी तरह हम इनके लिए यूज करते हैं लेटर्स. कौन सी लेटर्स? इसके लिए व्हेन L इज इक्वल टू 0, अगर L का वैल्यू 0 है तो इसको कहते हैं इट इज एस सबशेल. तो यहाँ पे लिखेंगे डेजिग्नेशन ऑफ सबशेल, डेजिग्नेशन ऑफ सबशेल, डेजिग्नेशन ऑफ सबशेल. तो वो कौन सी सबशेल होगी? If L is equal to 0, then it's S subshell. If L is equal to 1, then it's P subshell. If L is equal to 2, then it is D subshell. If L is equal to 3, then it's F subshell. If L is equal to 4, then it is G subshell, like that. मतलब हमारे पास subshells आएंगे S, P, D, F. ये चार ज्यादा important है. These four are more important. S, P, D, F. तो S, P, D, F याद रखना. आप बस यही काम आपको करना है, S, P, D, F याद रखना है. बाकी सारे क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व होंगे. तो L का वैल्यू 0, 1, 2, 3. मतलब याद रखना है, S के लिए L 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है, F के लिए 3. यहाँ तक बात क्लियर हुई? अगर L का वैल्यू 0 आ गया मींस वो जो सबशेल है दैट इज S सबशेल. अगर L का वैल्यू 1 आ गया दैट इज P सबशेल. अगर L का वैल्यू 2 आ गया दैट इज D सबशेल. इफ L कम्स आउट टू बी 4 दैट्स F सबशेल. आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी, इजंट इट? तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो कि जो एनर्जी ऑफ सबशेल्स है दैट आल्सो इंक्रीजेस विद द वैल्यू ऑफ n. मतलब S की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद P की एनर्जी, उसके बाद D की एनर्जी, उसके बाद F की एनर्जी, उसके बाद G की एनर्जी. मींस इसका मतलब ये है कि जो S सबशेल है इट्स क्लोज टू द न्यूक्लियस, इट इज क्लोज टू न्यूक्लियस. मतलब पहले आपको S सबशेल आएगी, उसके बाद P, उसके बाद D, उसके बाद F. यहाँ तक बात क्लियर हुई? यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई? हाँ. इसी को आगे ले जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे कौन सी सबशेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकती है.
तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसी में कौन सी सब शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकती है, मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल, maximum number of electrons in a subshell, maximum number of electrons that a subshell can accommodate. Word maximum is important, that a subshell can accommodate. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सबशेल अकोमोडेट कर सकती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सबशेल अकोमोडेट कर सकती है, तो वी कैन डिटरमाइन इट बाय द फार्मूला, इसको हम फार्मूला से निकाल सकते हैं, दैट इज इसको अगर हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, इसको फार्मूला 4l+2 से निकाल सकते हैं। वायर एल का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एस सबशेल है, पी सबशेल है, डी सबशेल है, एफ सबशेल है, यू नो एल इसके लिए 0 है, इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, 4 × 0 + 2 मींस एस सबशेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देखो 4 × 1 + 2 मतलब पी सबशेल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो 4 × 2 + 2 मतलब डी सबशेल कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो 4 × 3 + 2 मतलब 4 3 12 + 2 14 इलेक्ट्रॉन्स। एफ सबशेल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी को मैं एक और चीज से यहाँ पे सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे मेरा शेल है, तो शेल को मैं डिनोट करूंगा n से, isn't it? तो यहाँ पे n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, isn't it? n = 1 2 3 4। अब मुझे बताना है किस शेल में कितनी सब शेल्स होंगी, किस शेल में कितनी सब शेल्स होंगी। नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल, किसी भी शेल में कितनी सब शेल्स होंगी, दैट्स इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर m। नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बताओ मुझे, ये जो मेरे पास फर्स्ट शेल है इट इज के शेल, ये जो सेकंड शेल है दिस इज एल शेल, ये जो थर्ड शेल है दिस इज एम शेल, ये जो फोर्थ शेल है दिस इज एन शेल। बताओ मुझे के शेल में कितनी सब शेल्स होंगी। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो यहाँ पे एक सब शेल होगी, 1 सब शेल, यहाँ पे आपको एक ही सब शेल मिलेगी। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, यहाँ पे आपको 2 सब शेल्स मिलेंगी, इज इक्वल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कितनी सब शेल्स शेल में होंगी, दैट्स इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब यहाँ पे आपको 3 सब शेल्स मिलेंगी। यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, मतलब यहाँ पे आपको 4 सब शेल्स मिलेंगी। मतलब के एल दो थोड़ा लिखूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये मेरे पास के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, तो दिस इज शेल, ये मेरे पास शेल नंबर है। तो इनके लिए शेल नंबर अगर मैं लिखूंगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब बताओ मुझे के शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करती थी। तो लास्ट वाले स्लाइड में हमने देखा कि के शेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट? हमने यहाँ पे देखा था ये अकोमोडेट कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, this can accommodate 8 electrons। वहीं पे देखा था this can accommodate 18 electrons and this can accommodate 32 electrons। इसको क्लियर करते हैं कैसे ये accommodate कर सकते हैं। तो हमें पता है कि शेल में एक ही सब शेल है, यहाँ पे आपको एक ही सब शेल मिलेगा, तो वो सब शेल कौन है, एस सब शेल। यहाँ पे आपको 2 सब शेल्स मिलेंगे, एक एस और एक पी। अभी देखेंगे कैसे। यहाँ पे आपको 3 सब शेल्स मिलेंगे, एक एस, एक पी और एक डी। यहाँ पे आपको 4 सब शेल्स मिलेंगे, एस, पी, डी एंड एफ, isn't it? मतलब अगर यहाँ पे आपको एस सब शेल मिलती है, एस सब शेल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई के शेल अकोमोडेट्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब रिवर्स में अगर चलेंगे तो ये बात क्लियर होती है। तो यहाँ पे भी देखो एस सब शेल अकोमोडेट्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स और p sub shell can accommodate a maximum of 6 electrons, मतलब it can accommodate 6 electrons। 6 + 2 is equal to 8, that's why L shell contains 8 electrons। L shell can accommodate 8 electrons। तो यहाँ पे देखो S accommodate करेगा 2, P accommodate करेगा 6 and D will accommodate 10 electrons। D will accommodate 10 electrons, 10 + 6 + 2 that's 18, means M shell can accommodate 18 electrons maximum of। तो यहाँ पे देखो S can accommodate 2 electrons, P can accommodate 6 electrons, D can accommodate 10 electrons and F subshell can accommodate 14 electrons। 14 + 10 24 + 6 30 + 2 32। That's why कि जो आपकी N shell है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन, isn't it? मतलब ये बात हमने क्लियरिफाई की कि why ये जो शेल है इसमें 32 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, why there are 18 electrons in this shell, maximum of 18 electrons, why maximum of 8 electrons, why maximum of 2 electrons।
अब यहाँ पे आपको ये बात जाननी है कि मैंने क्यों कहा यहाँ पे जो एक शेल है दैट्स एस, इसको मैंने एस क्यों नाम दिया, यहाँ पे मैंने एस और पी नाम क्यों दिया, मैंने क्यों नहीं कहा दिस इज डी या दिस इज एफ। तो देखो मेरे पास इफ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 है तो l के वैल्यूज निकालो, l के वैल्यूज विल रेंज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। तो n यहाँ पे 1 है दैट इज 0 टू 1 माइनस 1 इजंट इट। n यहाँ पे 1 है दैट्स 1 माइनस 1 दैट इज 0 टू 0, दैट्स ओनली वन वैल्यू इज पॉसिबल दैट्स l इज इक्वल टू 0। हमने देखा था कि इफ l इज इक्वल टू 0 then it is s subshell, if l is equal to 1 then it is p subshell, if l is equal to 2 then it is d subshell, if l is equal to 3 then it's f subshell, if l is equal to 4 then it is g subshell। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो इसी चीज को और थोड़ा डेप्थ में ले जाएंगे, इसको और एक्सप्लेन करेंगे, इस चीज को और एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी जगह मैं लूंगा, लेट मी टेक अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस ओवर हियर। हम देखेंगे कि जो हमारा की एल शेल है, एल शेल के लिए n2 है, हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी सब शेल हो सकती है, एल शेल में कौन कौन सी सब शेल हो सकती है। लेट अस चेक, चेक करेंगे एल शेल में कौन कौन सी सब शेल हो सकती है। तो मेरे पास एल शेल है, एल शेल के लिए n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यूज निकालो 0 टू n माइनस 1 दैट इज 0 टू 2 माइनस 1। तो हमारे पास 0 बनेगा और 2 माइनस 1 इज 1, मतलब दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक 0 एक 1। तो 0 के लिए हम s को डिनोट करते हैं, 1 के लिए हम p सब शेल को डिनोट करते हैं, इसीलिए जो हमारा l शेल है इसमें दो सब शेल्स हैं s और p। क्लियर। तो लेट अस मूव फर्दर कि इफ वी हैव n शेल, अगर हमारे पास जी के एल एम, अगर हमारे पास m शेल होगा तो m शेल के लिए n इज इक्वल टू 3, l के वैल्यूज देखो 0 टू n माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 0 टू 2, 0 टू 2 मीन्स इनके बीच जो आता है वो भी लेना है, दैट इज 0 1 2। 0 के लिए आप s यूज करते हो, 1 के लिए p, 2 के लिए d, दैट्स वाई यहाँ पे आपका SPD है। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो एक और चीज हम इस क्वांटम नंबर से निकाल सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन वन मोर थिंग फ्रॉम दिस क्वांटम नंबर। इस क्वांटम नंबर से हम एक और चीज निकाल सकते हैं। तो वी कैन डिटरमाइन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन दिस। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को म्यू जे से डिनोट करते हैं, या कभी कभी आप एल से भी डिनोट कर सकते हो। म्यू जे से डिनोट करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर, या म्यू एल से, सॉरी म्यू एल से डिनोट करो, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को म्यू एल से डिनोट करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 एच क्रॉस। व्हाट इज एच क्रॉस? एच क्रॉस इज एच ओवर 2 पाई, एच ओवर 2। तो किसी भी सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा यू कैन डिटरमाइन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। फॉर एग्जांपल आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि डिटरमाइन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द p सब शेल। p सब शेल आपको पता है, p सब शेल जो है इसके लिए l का वैल्यू जो है दैट्स 1, बस यू कैन डिटरमाइन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम म्यू l। so this will be equal to under root of l is equal to 1 for p sub shell, 1 into 1 plus 1 h cross. So this will be equal to 1 plus 1 to root 2 h cross. So again this is very very easy, isn't it? So this is very 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 easy, isn't it? Or you can determine magnitude of angular momentum. Magnitude of angular momentum means capital mu l. That is the same thing. तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। Now एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको अजीमुथल क्वांटम नंबर में बताना चाहता हूँ दैट इज दिस, कि अगर मेरे पास 2p सब शेल है, 3p सब शेल है, 4p सब शेल है, इसका मतलब क्या है? ये जो सब शेल है इट बिलोंग्स टू द सेकंड शेल, ये जो सब शेल है इट बिलोंग्स टू द थर्ड शेल, ये जो सब शेल है इट बिलोंग्स टू द फोर्थ शेल। अगर इनकी एनर्जी देखनी होगी तो अगर शेल सब शेल सेम होगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ सब शेल इज सेम, इफ सब शेल इज सेम देन जो एनर्जी है, देन जो एनर्जी है दैट इज डिटरमाइंड बाय वैल्यू ऑफ एन। तो देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एन बड़ा है, हमने देखा था जितना एन बड़ा उतनी एनर्जी ज्यादा। तो इनकी एनर्जी द ऑर्डर विल बी लाइक दिस, अगर शेल सेम होगा then the energy order will be determined by, then the energy order will be determined by value of n.
then the energy order will be determined by value of n, and size will also be determined by the value of n. तो अगर मैं size की बात करूंगा, this is energy order. अगर मैं size की बात करूंगा, size will also be determined by the value of n. अगर ये वाला part same होगा, subshell same होगी, तो 4p will be larger in size compared to 3p, which will be larger in size compared to 2. तो नेक्स्ट पार्ट में इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 2, उसमें हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और उसमें हम डिस्कस करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, एंड लेटर ऑन वी विल टेक a large number of practice questions, also previous year questions. Thank you for watching this lecture. If you really like these videos, please like and share this channel. Thank you.